नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। आज हम नए सत्र को स्टार्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है, उसका वाचन आरंभ कर रहे हैं। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में शायद अगर इस पुस्तक को कोई अगर पढ़ कर जाए, अच्छी खासी इस पे पकड़ बना के जाए, तो वो बहुत हद तक एग्ज़ाम को अच्छा देकर आ सकता है। तो आइए इस पुस्तक का वाचन आरंभ करते हैं। पहला टॉपिक है भाषा। तो पहला पॉइंट है, भाषा शब्द संस्कृत भास धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भास व्यक्तायांग वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। भारतीय विद्वान व्यक्तावाची वर्णा येसा त इमे व्यक्तवाचा अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। और ये कथन किसका है? पतंजलि का है। व्यक्तावाची वर्णा आपको याद रखना है कि पतंजलि का है। दूसरा है कामता प्रसाद गुरु का मत है, और ये कामता प्रसाद गुरु बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। यानी कामता जी क्या कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने स्पष्टतया समझ सकता है। बाबू श्याम सुंदर दास जी का मत है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। और ये श्याम सुंदर दास का कथन है। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री का कथन है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, तो ये श्याम सुंदर दास जी हैं। तो श्याम सुंदर दास जी जो है मनुष्य और मनुष्य के बीच में वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करते हैं। मंगल देव शास्त्री जी का कथन है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक और व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मंगल देव जी क्या कहते हैं? भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा, यानी कि मनुष्य का चेष्टा जहाँ आएगा वहाँ मंगल देव आएंगे। आपको ट्रिक लगा लगा के याद करना है। पांचवा कथन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। और बाबू राम सक्सेना द्वारा क्या है? राम सक्सेना ध्वनि चिन्ह, एक शब्द के साथ कोडिंग कर लेना है, राम सक्सेना ध्वनि चिन्ह। अगला पॉइंट है, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, सुकुमार सेन का है। अगला कथन है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। और ये कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनका फिर से देख लीजिए। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगला कथन है, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा का है ये कथन। अगला है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुने। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत, तो हृदयगत पांडुरंग का हृदय भाव और विचारों का प्रकटीकरण है। अगला पे आते हैं, पाश्चात्य विद्वान का कथन है, भाषा और कुछ नहीं केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ये मैक्स मूलर का कथन है।
तो मैक्स मूलर के लिए कोडिंग क्या करेंगे, भाषा और कुछ नहीं मानव की चतुर्बुद्धि। तो मैक्स मूलर कौन सी बुद्धि के थे, चतुर्बुद्धि के थे। अब है ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, हेनरी स्वीट, याद रखिएगा। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, तो हेनरी स्वीट, विचारों का प्रकटीकरण स्वीट है, विचारों का प्रकटीकरण स्वीट है। तीसरा है भाषा उस स्पष्ट, सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। तो यहाँ आपको एक बहुत सा चीज है, अभिव्यंजना से आप लगा सकते हैं, ये क्रोचे का कथन है। भाषा, अगला है भाषा एक प्रकार का चिन्ह है और चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वांद्रेय जो है, जिसमें श्रोतग्राह्य, नेत्रग्राह्य, वांद्रेय, यहाँ इंद्र टाइप का आ रहा है ना, तो आपको ये याद रखना है, नेत्र और इंद्र, श्रोतग्राह्य और नेत्रग्राह्य जिसकी परिभाषा में है वो वांद्रेय का है। अगला है मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो ये स्पर्शन का क्या कहना था, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करता है। अगला है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो गार्डिनर, तो गार्ड क्या कह रहा है, गार्डिनर क्या कह रहे हैं, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है। अगला है भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक और ट्रिगर का है। ब्लॉक और ट्रिगर क्या करते हैं, ट्रिगर जो है ना अपने यादृच्छिक ध्वनि संकेतों, या तो यादृच्छिक जहाँ होगा, यादृच्छिक ध्वनि संकेत जहाँ होगा वहाँ ब्लॉक और ट्रिगर होगा। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है, यहाँ देखिए श्रुतु तेवा की भी यादृच्छिक ध्वनि संकेत है, तो इसका हम दूसरा कर लेते हैं कि मानव समुदाय परस्पर सहयोग और विचार विनिमय कहते हैं। अगला कथन है भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत एवं उसके प्रवर्तक निम्नलिखित है। दिव्योत्पत्ति, डिवाइन थ्योरी, प्राचीन धर्म ग्रंथ में दिव्योत्पत्ति दिया गया है भाषा की उत्पत्ति के लिए। संकेत, रूसो प्रवर्तक है, रूसो। रनन प्रवर्तक है, संकेत कौन देता है, रूस देता है। दिव्योत्पत्ति किससे होती है, तो प्राचीन धर्म ग्रंथ। संकेत कौन देता है, तो रूसो देता है। रनन, प्लेटो, हेस और मैक्स म्यूलर। प्लेटो मतलब प्लेट लगा लीजिए, हंस हंस कर मैक्स मूलर रन लगा रहा है, प्लेट में हंस हंस कर मैक्स मूलर रन लगा रहा है। इंगित, डॉक्टर राय, राय जो है वो इंगित करते हैं। धातु, हैज और मैक्स मूलर। हज पे मैक्स मूलर धातु को लेके गया था। श्रम ध्वनि, नुआरे, श्रम ध्वनि नुआरे, श्रम करता है नव नव करके। संपर्क, जीरेवेज। समन्वय, हेनरी स्वीट, समन्वय कौन करता है, हेनरी स्वीट करता है। स से समन्वय, स से स्वीट। अगला है सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिएटेते द लैंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति, विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। क्या क्या पर नहीं किया जाएगा, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर विचार नहीं किया जाएगा, और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। देखिए, भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। याद रखिएगा, जटिल से सरल की ओर उलट देगा और संयोग से वियोग की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। भाषा विकास के प्रमुख चरण निम्न हैं। कितने निम्न है भाषा विकास के? 4 हैं। आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। भाषा के विविध रूप होते हैं। चरण 4 होते हैं, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। और भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न होते हैं: मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली।
मानक या परिनिष्ठित भाषा, और दूसरा है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। तीसरा है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। चौथा है व्यक्ति बोली। पांचवा है विशिष्ट भाषा। छठा है कूट भाषा। सातवां है कृत्रिम भाषा और आठवां है राष्ट्रभाषा। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण। विश्व की भाषाएं का वर्गीकरण है, देखिए कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या लगभग 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान ने अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं को दो प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि आकृति मूलक को और कौन कौन नामों से जाना जाता है, रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक और पदाश्रित। और वहीं पे अगला कथन है वाक्य रचना एवं रूप, जिसे पद कहते हैं, पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया गया है, यानी वाक्य रचना और रूप पद रचना को जो आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है, उसको आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम स्लेगल ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा है जिसमें अयोगात्मक है और योगात्मक दो भाग है। अब योगात्मक के 3 भाग है, श्लिष्ट, अश्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अब अश्लिष्ट के 4 भाग हैं। अश्लिष्ट के 4 भाग हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट के भी 2 भाग हैं और फिर 2 के भी उपभाग हैं। तो श्लिष्ट के 2 भाग हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और दोनों के संयोगात्मक और वियोगात्मक 2 उपभाग हैं। और प्रश्लिष्ट के 2 भाग हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। आकृति मूलक भाषाओं के महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित है। भाषा है अयोगात्मक भाषा, एकाक्षर, निरवयव का या स्थान प्रधान भाषा। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व या संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा होती है। तो शब्दात्मक भाषा कौन कौन सी है? चीनी है, तिब्बती है, बर्मी है और सुदामी है। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, चीन में तिब्बत, बर्मा और सुदामा गए थे। चीन में तिब्बत चीनी, या ऐसे कह सकते हैं तिब्बत में बर्मा और सुदामा चीनी खाने गए थे। ये सारे स्वतंत्र शब्दात्मक हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, तिब्बत जो है, तिब्बत में बर्मा और सुदामा स्वतंत्र शब्दात्मक के लिए चीनी खाने गए थे। स्वतंत्र शब्दात्मक के लिए चीनी खाने गए थे। योगात्मक में होगा, योगात्मक भाषा होती है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व या संबंध तत्वों का संयोग होता है। इसके उदाहरण नहीं दिए गए हैं, यह तुर्की है। अयोगात्मक और योगात्मक 2 प्रकार के हो गए। अब आते हैं अश्लिष्ट भाषा। अश्लिष्ट भाषा में पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक आता है। तो यह प्रत्यय, पहले तो अश्लिष्ट के बारे में समझिए कि यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। अश्लिष्ट के बारे में समझिए कि यह प्रत्यय प्रधान भाषा और इसमें तुर्की आएगा। और पूर्व योगात्मक है, इसमें प्रत्यय जो है प्रकृति के पूर्व लगता है, जैसे काफिर और जुलू में प्रकृति के प्रत्यय जो है प्रकृति के पूर्व यानी पहले लगता है, काफिर और जुलू में। इसके प्रत्यय मध्य योगात्मक में है, इसके प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है और इसके लिए भाषा है, उदाहरण है संथाली, माफी चाहती हूँ, सांथाली। अब है अंत योगात्मक में, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है और इसके लिए भाषा है कन्नड़। पूर्वांत योगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जोड़ते हैं, इसमें मफोर है। मफोर यानी कि बीच में भी और बाद में भी, पहले भी और अंत में भी जोड़ते हैं, ये मफोर है। श्लिष्ट में है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं श्लिष्ट में। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी के भी 2 उपभाग थे, संयोगात्मक और वियोगात्मक, और बहिर्मुखी के भी 2 विभाग थे, संयोगात्मक और वियोगात्मक।
तो इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अंतर्मुखी में होता है कि प्रत्यय और प्रकृति और प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। संयोगात्मक में है अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, जैसे अरबी। और जिसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है वो वियोगात्मक के अंतर्गत आता है, और इसमें हिब्रू है उदाहरण। बहिर्मुखी में क्या है, प्रत्यय जो है प्रकृति के अंत में या बाद में लगाए जाते हैं। बहिर्मुखी है तो प्रकृति जो है बाद में लगाया जाएगा, प्रत्यय जो है बाद में लगाया जाएगा। इसमें भी परिभाषा वही है, प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो भाषा है संस्कृत, वो भाषा है संस्कृत। और वियोगात्मक है कि इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, तो वो हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला है। प्रश्लिष्ट का उदाहरण देखिए, यह प्रश्लिष्ट मतलब प्रसलिष्ट श आता है, तो इसमें भी आपको याद रखना ये समास प्रधान भाषा है, जिसके अंतर्गत पूर्ण प्रश्लिष्ट है, पूर्ण समास प्रधान भाषा है, और आंशिक प्रश्लिष्ट है, अंशतः समास प्रधान भाषा है। तो पूर्ण समास प्रधान भाषा के अंतर्गत चेरोफी आता है, पूर्ण समास प्रधान भाषा के अंतर्गत चेरोफी आता है, और अंशतः समास प्रधान भाषा के अंतर्गत वार्ष्क आता है। आज की कक्षा का वाचन हम यहीं तक रहने देते हैं। कल से हम पारिवारिक वर्गीकरण की ओर अग्रसर होंगे। आशा ये जरूर करेंगे कि ये पुस्तक या ये वाचन का जो सीरीज है मैं इसे पूरा कर पाऊँ, और ये पुस्तक जो है आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं अगर, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए ये पुस्तक, और आपको याद रखना हर एक चीज़ इसका जहन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, इससे चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। सुनने के लिए और बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।